की महिला थी जिसका जब यहाँ पे आई यशोदा कौशाम्बी में तो सिम्टम्स जो उसके थे, पेट का बहुत फूला हुआ, उसको गैस नहीं पास हो रही थी, खाने पीने में बहुत दिक्कतें थी। तो उसके बाद जब उसकी डायग्नोसिस बनी तो ये डायग्नोसिस बन गया है कि वो कैंसर ओवरी था, उसको स्टेज 3 एडवांस्ड। ऐसी इस तरह के कैंसर जब भी डायग्नोस होते हैं तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम का और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम का। ऐसे केसेस को बेनिफिट तब मिलता है जब पहले उसको 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी एडवाइस की जाए, पेशेंट उसको ले और उसको उसका रिस्पॉन्स आता हुआ दिखे, जिसको हम क्लिनिकली भी असेस करते हैं और इमेजिंग वाइज भी असेस करते हैं। कुछ चीजें तो हमको पेशेंट खुद बता देता है जिससे हम जज कर लेते हैं हाँ इस पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे उसको जिस सिम्टम थे वो सिम्टम धीरे धीरे वैनिश हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, पेशेंट अच्छे से खाने पीने लगता है, उसको जो सांस फूल रही थी उस सांस का फूलना कम हो जाता है क्योंकि पेट में पानी जो बनता है ओवरी कैंसर में वो कम हो जाता है अगर उसको दिए हुए ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है तो। उसके बाद पेशेंट को हम वापस से स्टेज करते हैं 1-2 इन्वेस्टिगेशंस करा करके, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इससे पहले कि जब हम ये सर्जरी प्लान करें। और यही एक बेस्ट कैंडिडेट होते हैं जिसमें रिस्पॉन्स आता हुआ हो और स्टेज 3 और 4 के ओवरी कैंसर्स जिनमें साइटोरिडक्टिव सर्जरी और हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी जो हाईपेक मशीन से दी जाती है उसका रोल होता है। और ऐसा देखा भी गया और ऐसा लिटरेचर में भी सजेस्टेड है। मैं अब तक इस प्रोसीजर के जितने भी मैंने अभी सेंटर्स पे काम किया, चाहे वो एम्स न्यू दिल्ली हो या राजीव गांधी, मेरी क्वालिफिकेशन वहीं की है, तो वहाँ पे मैंने अभी तक 250 केसेस किए हुए हैं। इवन जब मैं एमसीएच कर रही थी तो मेरा थीसिस सब्जेक्ट भी यही था। ऐसा देखा गया कि जब ऐसे पेशेंट्स को हम ये प्रोसीजर करते हैं तो आमतौर पर स्टेज 3 ओवरी कैंसर के पेशेंट्स जब कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं, मीन्स जिनको कीमोथेरेपी भी लग गई, सर्जरी भी हो गई जो ओवरी कैंसर में देन डिफाइंड प्रोसीजर था, और उसके बाद फिर से कुछ साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी लगी, वो फॉलोअप में आए, ये सिलसिला उनका स्टेज 0 मीन्स जिसमें उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, ये तकरीबन 4-5 साल तक रहता है मैक्सिमम। लेकिन जिन पेशेंट्स को मैक्सिमम हम बेनिफिट इस न्यू सर्जिकल टेक्निक का देते हैं उसमें हम ये ड्यूरेशन 5 साल से लेकर 10 साल से 12 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हर पेशेंट का वेरी करता है, जिसके कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं जो हम उनकी क्लिनिकल कंडीशन और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन की फिल्म्स को देखकर निकालते हैं कि हाँ इस पेशेंट को इस ट्रीटमेंट का कितना बेनिफिट हम दे सकते हैं। एक है सिस्टम, एक है डॉक्टर, तो मुझे यहाँ एज सच कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है पेशेंट की कंप्लायंस, मीन्स हम जो उसको ट्रीटमेंट बताएं पेशेंट उसको एक्सेप्ट करे, सुने और उस पर चलना शुरू करे। क्योंकि जैसे अभी मेरे पास जो डेट्स है कि हम दिसंबर मिड तक के हमने प्रोसीजर्स प्लान कर दिए हैं, एटलीस्ट 2 to 3 प्रोसीजर्स इन अ मंथ, क्योंकि उन जो दिसंबर में सर्जरी होनी है उसकी आज कीमोथेरेपी शुरू हो गई है। ये ऐसे प्लान किए जाते हैं, मीन्स हमको 2 महीने पहले ही पता होता है कि किस पेशेंट की सर्जरी हम 2 महीने बाद करने वाले हैं, अगर पेशेंट रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट रिफ्यूज कर दे जी हमको सर्जरी नहीं करानी, हमने गूगल में देखा उसका ये साइड इफेक्ट होता है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमें उसको प्री ऑपरेटिवली पहले ही तैयार करना होता है, उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी करा के कि सर्जरी के दौरान उसके वेंटिलेटर पे बहुत दिन तक ना रहना पड़े, जिससे हम उसके एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकें, उसका हॉस्पिटल स्टे मिनिमाइज कर सकें और उसकी रिकवरी को स्पीड अप कर सकें। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होते हैं। थर्ड चैलेंज जो आता है कुछ पेशेंट्स को, अराउंड 5 to 10% पेशेंट को जब पहले कीमोथेरेपी देते हैं, कई बार बहुत रेयर केसेस होते हैं ये, उस कीमो को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब सर्जरी के दौरान हमें कई बार लगता है कि नहीं इनको हाईपेक देने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो जो नॉर्मल सर्जरी वही सर्जरी करके वापस आना पड़ता है। उस केस में हाईपेक देने का पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिलता हेल्थ वाइज एंड सर्वाइवल वाइज, तो ऐसे पेशेंट्स में वो सर्जरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कैंसर भी कई तरीके के होते हैं, राइट? तो इस केस में आप, मैं ये पर्टिकुलर ओवरी कैंसर की बात कर रही हूँ, स्टेज 3 and 4 ओवरी कैंसर, मैंने शुरू में ये मेंशन भी किया था। हाईपेक प्रोसीजर अभी तक जो वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है, स्टमक में ये अपकमिंग है, इसके ट्रायल सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है। कैंसर ओवरी के लिए पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ब्रांच में, उसके बाद इसको सीए कोलन कैंसर के केसेस में भी अडॉप्ट किया गया, कोलन माने आते और अब इसको जो है हाइथॉक जिसको बोलते हैं लंग कैंसर में भी इसका रोल काफी अच्छा है। अच्छा बहुत ही रिलेटिव टर्म होता है एज फार एज ऑन्कोलॉजी इज कंसर्न। अच्छा इस टर्म में होता है कि हाँ जो पेशेंट एक ट्रेडिशनल सर्जरी से 2 साल जीता, 3 साल जीता था, अभी हम उसको 5 साल या 10 साल दे पा रहे हैं कि नहीं, उस टर्म में अच्छा है। और उसका हॉस्पिटल में विजिट्स हम कितना कम कर पा रहे हैं, तभी हम उसको अच्छा बोलेंगे। कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके बाद उसके हॉस्पिटल में विजिट बढ़ जाए, उसको हम अच्छा प्रोसीजर, इट शुड नॉट कम इनटू दैट कैटेगरी। ये जो कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक्यूमुलेटेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है।
जो बचपन से हर कोई अपने अनाज में खा रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हैजार्ड्स जो हो रहे हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल एंड पास में लेके चलना है ना, ये सारे इसके डिफाइंड कॉजेज हैं। और म्यूटेशन या हेरिडिटरी अपने आप में एक कॉज है बड़ा, आर वेरी लेस। इसीलिए इस प्रोसीजर का रोल है कि अगर पहले उसको वापस आने के चांसेस थे 50% कि अगर कीमो ले लिया, कीमो के बाद 2 साल बाद बीमारी वापस आ जाएगी, तो उस 50% के चांस को हम 5% या 10% पे कर सकते हैं। मीन्स अगर 100 पेशेंट को करें तो हो सकता है 0 में बीमारी वापस आए, या हो सकता है 100 में केवल 5 को बीमारी वापस आए, वो भी क्यूरेबल या ट्रीटेबल होगी। आती बीमारी बहुत कम लोगों में वापस है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज द फॉरमोस्ट थिंग जो अब करंटली थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। पेशेंट जब चल के आता है हम उसी से डिड्यूस कर लेते हैं इसको कोई क्रोनिक बीमारी है या पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम है। उसका टॉक्सिक लुक, उसका चेहरा ही बता देता है कि हाँ इसको एक दिक्कत है अंदर। मैं आपको सर उसी पे आ रही हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन अपना, उसके बाद हर पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन उसको मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए। हर पेशेंट में पेट सीटी इज नॉट नीडेड। कई पेशेंट में केवल अल्ट्रासाउंड ही हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि पेशेंट को किस गाइड में, किस लाइन में ले जाके हम ट्रीट करें, चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट अप्रोच रखेंगे तभी सही है। उसमें जिसको बिनाइन है, नॉन कैंसरस, उसको उस तरह ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कैंसरस उसका उस तरह से इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट होगा। मैम थोड़ा कीमोथेरेपी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे काम करता है? मैं उसके लिए बहुत सही पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मैं हाईपेक में जो कीमोथेरेपी दी गई है उसके लिए सही पर्सन हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का था, मैंने उनको इनवाइट भी किया था, मगर अभी शायद वो किसी और कमिटमेंट में है। तो कीमोथेरेपी जब इसमें डालते हैं हम, वो जो मशीन यूज होती है उसका खास बात उसकी ये होती है कि आइसोथर्मिक में रखती है। आइसोथर्मिक में पेशेंट की बॉडी के टेम्परेचर में, आइसोथर्मिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ। इस पूरा 1.5 घंटे का जो प्रोसीजर होता है जिस समय ये मशीन यूज की जाती है, इस एंटायर प्रोसीजर में 6 से 8 घंटे मिनिमम लगते हैं। उस 1.5 घंटे में जब इस मशीन को यूज करते हैं उस समय बॉडी के अंदर जो हम फ्लूइड रन कराते हैं उसका टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37-38 इसके बीच में वेरी करता है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम उसमें पेशेंट का बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करके एक डोज निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बॉडी कैविटी को असेस करते हैं, उतना ही सलाइन लेकर के उसमें ही वो मेडिकेशन रन करते हैं उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर 90 मिनट्स मिनिमम। उसका रोल ये होता है कि उस समय और अच्छे से परफ्यूज होती है बॉडी में, और माइक्रो जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं उनको ये किल करती है। अवेयरनेस, छोटा भी सिम्टम हो तो उसको इग्नोर ना करें, दिखाएं। कई आजकल होता है ना कि लोग अपने आप गूगल करके दवाएं ले लेते हैं, उससे बचें। दैट इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर। अच्छा बुखार है तो ले लिया, फिर ठीक है ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार हॉस्पिटल आना चाहिए, लेकिन 2 या 3 दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं सेटल हो रही है तो उसको ज़रूर दिखाएं। क्लिनिशियंस का अपना रोल है, फिजिकल एग्जामिनेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बता रहे थे कि लाइक जो हम लोग ईटेबल्स, हमारा फूड जितना भी है, जो फार्म्स ग्रोन फूड है जिसमें पेस्टिसाइड हो रहा है, तो मतलब हाउ वी टेक दिस अप टू प्रिवेंट इट? हाँ, of course, the use of pesticides and other chemicals, जो फार्मिंग में ही नहीं, जो फिर जो प्रिजर्वेशन में भी होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, वो खतरनाक है फ्रॉम द कैंसर पर्सपेक्टिव। तो उस पर तो रेगुलेशंस चलने पड़ेंगे। एंड कैंसर पर्सपेक्टिव में ऑफ कोर्स हमारे बिहेवियरल पैटर्न जो है, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब तो बहुत हानिकारक है, तो प्रोवन है, प्रमाणित है। और उसमें भी जो रेगुलेशन गवर्नमेंट ने किए हैं वो अच्छे हैं, और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए और अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। जैसे हमारा कैंसर बर्डन बहुत हाई है हमारे देश में, पर्टिकुलर यूपी में ये ओरल कैंसर वेरी हाई, ओरल कैंसर, लंग कैंसर एंड गायनेकोलॉजिकल कैंसर। ये अवेयरनेस सिम्टम्स है कैंसर के 3rd और 4th स्टेज पे ही पता लगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फर्स्ट सेकंड स्टेज पे कि फर्स्ट सेकंड स्टेज के लिए हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग कराओ, साल में एक बार आकर के स्क्रीनिंग कराओ। कोई एज क्राइटेरिया? एज क्राइटेरिया पहले होता था 50 ईयर्स अबव और 60 ईयर्स अबव। अभी नाउ-a-days वी हैव सीन दीज केसेस इन 35 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 ईयर्स ऑफ एज। फर्स्ट स्टेज पे कोई अच्छा हो जिससे मतलब ऐसा महसूस हो कि
नहीं, उस समय ट्यूमर इतना छोटा होता है कि वो इट गोज अनडिटेक्टेड, वो आप पता ही नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस कि आपको ये हो कि नहीं हर साल में एक बार हमें अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये होनी चाहिए। 6 महीने में कितने सारे पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनको पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी रहा हो, ये पहले उन्होंने इनफर्टिलिटी के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया हो और बाद में उनको ओवरी कैंसर डायग्नोस हुआ है 20 ईयर्स बाद, 30 ईयर्स बाद। तो एटलीस्ट ऐसे पेशेंट्स को अवेयर होना चाहिए, लेकिन ये समहाउ लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। ऑब्वियसली अगर कोई इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट में दिखा रहा है तो वो वाई शी वुड गो टू एन ऑन्को सर्जन, नहीं जाएगी ना वो, तो ये इन्फॉर्मेशन लैक कर जाती है। तो एटलीस्ट फॉलोअप में रखें उस पेशेंट को, हर 6 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं है करंट पीरियड ऑफ टाइम्स में, उससे ही पता चल सकता है। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसको रेगुलर सर्विलेंस पे रखें, जिसको नहीं है उसको कुछ फिजिकल आप लाइफस्टाइल चेंजेस बताइए जिसकी वजह से उसका इंसिडेंस कम हो। जो चीज़ 40 साल की उम्र में होनी है एटलीस्ट उसको हम 55 साल या 60 साल की उम्र तक डिले कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस लाइफस्टाइल। डॉक्टर सिंह, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी यूज हो रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, लाइक रोबोटिक सर्जरी फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, एक्सरे हम रेडियोलॉजी में यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो उससे क्या होता है कि हम विदाउट एनी पेशेंट हम एक्सरे का एक एल्गोरिथम रन करके पता लगा लेते हैं बीमारी का ये होगा। क्या हम इन फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं फॉर द कैंसर थिंग, फॉर एआई फॉर एग्जांपल? यानी एआई नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट जरूर हैं, अभी वो जर्मनी में इंट्रोड्यूस है, अभी इंडिया में बहुत वैलिडेटेड नहीं हुए। उन ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि आज अगर सेल हो रहा है तो एक 5 साल बाद इसको कोई कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा हम सर्विलेंस पे रख सकते हैं कि भाई आप स्क्रीनिंग में रहो, ताकि जो चीज़ आपको स्टेज 4 में पता चलने वाली है वो स्टेज 1 या स्टेज 0 में ही पता चल जाए। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।